गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है लास्ट कई क्लासेस से, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर का देखे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर का देखे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारा कंप्लीट हम लोगों का हो गया है। अब हम लोग डिफरेंस का स्टडी कर रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन मेन फिजिकल स्टेट हो रहे हैं सब्सटेंसेस का, मैटर का, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें सॉलिड और लिक्विड लास्ट टाइम आपको क्लियर हो चुका है। आज हम लोग गैस का स्टडी करने जा रहे हैं। गैस का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, सबसे पहली बात है, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस का स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहला क्या स्टडी कर रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो पार्टिकल एक दूसरे को हेल्डअप किए हुए हैं, स्ट्रांगली हेल्डअप किए हुए हैं। इस कारण से उसके पार्टिकल अपने पोजीशन पे फिक्स हो गए और सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं। किस मोशन से? वाइब्रेटरी मोशन से। जस्ट इसका अगर लिक्विड का स्टडी करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या हो गया? बीच का हो गया। सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा मॉडरेट हो जाएगा। तो इनका भी पार्टिकल डिस्टेंस गैस का जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? काफ़ी लो, वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जब लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब गैस इज हाईली मूवेबल इन नेचर। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? हाईली मूवेबल इन नेचर। अब ये मूव करने का नेचर है, तो लिक्विड फ्लो करते हैं, गैस ब्लो करते हैं बहने के सेंस में। सो दैट गैस इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहेंगे इसको? फ्लूइड्स के नाम से इसको जानेंगे। क्लियर? तीसरी पॉइंट, जब पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी लो है, दैट मीन्स कि पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? लार्ज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस हो जाएंगे। तो इनके लार्ज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस हो जाएंगे। क्लियर? जब लार्ज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है तो वैकेंट स्पेस गैस में क्या हो जाएंगे? लार्ज वैकेंट स्पेस हो जाएगा, ज़्यादा वैकेंट स्पेस, तो लार्ज वैकेंट स्पेस हो जाएंगे। अगर हम इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का स्टडी करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत कम है ना पार्टिकल के बीच का। सो दैट पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हाई अमाउंट एनर्जी यूज करेंगे या लो अमाउंट? अगर लो अमाउंट एनर्जी यूज करेंगे तो पार्टिकल ब्रेक डाउन हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। आफ्टर देन मेल्ट और बॉयल करेंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? वेरी लो हो जाएंगे। 6 पॉइंट, इनका शेप क्या फिक्स होता है? इनका शेप किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पार्टिकल के ऊपर। जिस कंटेनर में डाले हैं उस कंटेनर के शेप के ऊपर गैसियस सब्सटेंसेज का शेप हो जाएगा। तो शेप नॉट फिक्स्ड, डिपेंड्स ऑन कंटेनर। 7, क्या गैस का वॉल्यूम फिक्स होगा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंटेनर में। वो जो ही कंटेनर में फिल करेंगे गैस को, तो कंटेनर का इंटरनल जितना भी स्पेस है, सारे स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेगा, एकदम इंटरनल वाल तक वो अटैच कर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और वो हीट करेगा, ठोकर मारेगा। गैस मूवेबल होते हैं, हाईली मूवेबल नेचर के होते हैं।
जब बलून में हम गैस को भरते जाते हैं, उसके बाद लास्ट में जब कंप्लीट भर गया उसको बांध देते हैं। क्लियर? तो बांध दिया उसको, मैंने जो उसका ओपनिंग था उसको हमने बांध दिया। बांध देने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं। कुछ ही देर के बाद अगर बलून फट गया, इसका मतलब क्या हुआ? गैस बलून के वाल को क्या कर रहा है? हीट कर रहा है, ठोकर मार रहा है। और जहाँ कमज़ोर वाल हुआ वहाँ पे वो जल्दी से ठोकर मार करके तोड़ करके बाहर निकल गया। बस समझ में आ रही है कि नहीं? यानी गैस का नेचर हाईली मूवेबल होता है। अब गैस का शेप फिक्स नहीं है, शेप किसके ऊपर डिपेंड करेगा? और वॉल्यूम क्या फिक्स होंगे? कंटेनर के ऊपर डिपेंड करेगा। वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन क्या इनके डेंसिटी फिक्स होंगे? हाँ, तो डेंसिटी इनका फिक्स नहीं होगा और काफ़ी लो डेंसिटी हो जाएगा, लो डेंसिटी। क्या ये कंप्रेसिबल नेचर के होंगे? यस, हाईली कंप्रेसिबल नेचर के होंगे। अब एक पॉइंट ध्यान देंगे यहाँ पे, हाईली कंप्रेसिबल पे एक पॉइंट है कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या होता है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। At high pressure and low temperature is applied on the gas. Gas converts into liquid at high pressure and low temperature. At high pressure and low temperature is applied on the gas. गैस के ऊपर अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे, लो कर देंगे, देन गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। सच प्रोसेस is known as liquefaction of गैस के नाम से जाना है। क्लियर? एक्सपेरिमेंटल देखिए एविडेंस क्या कहता है इसका एक्सपेरिमेंट। हमने एक गैस जार ले लिया, जार ले लेते हैं। इस जार में हम क्या किए? ये गैसियस पार्टिकल है। दीज आर गैसियस पार्टिकल। अब ये गैसियस पार्टिकल क्लोज चैम्बर में पड़े हुए हैं, गैस है ये। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हमने क्या किया, इस पे एक पिस्टन का प्रयोग करते हैं। पिस्टन क्या होता है? पिस्टन एक डिवाइस होते हैं जिसके माध्यम से सब्सटेंस के ऊपर हम प्रेशर क्रिएट करते हैं। दिस इज पिस्टन। दिस इज जार और दिस इज गैस। गैस है ये। हम इस पे
वजन डाले, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं इसके ऊपर? एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं। जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं तो टेम्परेचर इज लोअर्ड। टेम्परेचर को क्या कर देंगे हम? लो कर देंगे। क्लियर? ऊपर से जो ही हमने पिस्टन पे प्रेशर डाला, फोर्स अप्लाई किया, पिस्टन नीचे की ओर आए, और नीचे की ओर आने के बाद मान लेते हैं हम पिस्टन को ज़्यादा वजन दे दिए, पिस्टन नीचे आया, यानी प्रेशर हम क्या कर रहे हैं? हाई प्रेशर यूज कर रहे हैं एंड लो टेम्परेचर। तो गैसियस पार्टिकल नीचे की ओर आए, और एक समय ऐसा आया कि लिक्विड के बीच का जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस में आ गया। देन दिस गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ये क्या कहलाया? लिक्विड गैस। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लिक्विफिकेशन ऑफ। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कंप्रेसिबल नेचर के हैं, हाईली कंप्रेसिबल नेचर के हैं, तब तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और हम लोग ऑक्सीजन गैस को, नाइट्रोजन गैस को, हीलियम गैस को एयर से जो प्राप्त करते हैं, किस प्रोसेस से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, जिसमें हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस प्रोसेस का प्रयोग भी करते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा क्या? 10 पॉइंट। गैस का डिफ्यूजन नेचर होता है क्या? गैस इज हाईली डिफ्यूजन इन नेचर, हैविंग डिफ्यूजन नेचर। अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, डिफ्यूजन किसे कहते हैं भाई? एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में इंटरमिक्स हो जाना, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होने का जो प्रोसेस होता है, हम उसी प्रोसेस को किस नाम से जानेंगे? यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ ईच अदर, नोन एज डिफ्यूजन। तो गैस का जो डिफ्यूजन रेट होता है काफ़ी हाई होता है, क्योंकि गैस जो होते हैं हाईली मूवेबल नेचर के होते हैं। जब हाईली मूवेबल नेचर के होते हैं तो मूवमेंट के लिए कौन सा एनर्जी चाहिए? तो गैस का जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स कि हाईली मूवेबल नेचर के होते हैं। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं। हमने 2 जार लिया, हम इसमें क्या करते हैं? O2 गैस डाल देते हैं। क्लियर? O2 गैस का कलर कैसा है? तो ये होते हैं कलरलेस। कोई दिक्कत समझने में? एक दूसरा जार हम लेते हैं, हम इसमें NO2 गैस डाल देते हैं। NO2 गैस है, इसका कलर कैसा है? नॉट रेडिश ब्राउन, ब्राउन। ब्रोमीन का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। तो ये NO2 गैस डाले, किस कलर का है? ये ब्राउन कलर का है।
अब हम इस दोनों जार को एक दूसरे के ऊपर ओपनिंग को डाल देते हैं। हम इसके ऊपर इस गैस के को हम उल्टा करके ओपनिंग को डाल देते हैं। डाल देने के बाद ऐसा हो गया। कोई प्रॉब्लम समझने में? अब हम इस स्लाइड को हटाते हैं। जो ही स्लाइड को हटावेंगे ये गैस किधर जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। और ऐसा होगा, ऊपर वाला गैस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? यानी आपस में इंटरमिक्स होने का टेंडेंसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आफ्टर फ्यू मिनट्स पूरे गैस का जार का कलर कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा। स्लाइड को हटा लिया गया। ब्राउन रेडिश ब्राउन हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है? इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग हो गया ना, इंटरमिक्स हो गया। किस कौन कौन इंटरमिक्स हो गया? O2 एंड NO2 गैस। सो द कलर ऑफ कंप्लीट जार टर्न्स इनटू किस कलर में आ जाएगा? तो गैसियस पार्टिकल का एक गैस का दूसरे गैस में डिफ्यूजन नेचर क्या हो जाएगा? काफ़ी हाई। इसका बेस्ट एग्जांपल के लिए हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक इंसेंस स्टिक को हम यहाँ पे क्लासरूम में कहीं कोने पे जला देते हैं और उस कोने पे हम बैठे हुए रहेंगे। उसका स्मेल जाएगा कि नहीं जाएगा? अब उसका स्मेल वेरी फास्ट मूव कर रहा है, क्योंकि जल रहा है ना, और जलने से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो रहा है? हाई हो रहा है। तो इंसेंस स्टिक का स्मेल आपके इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे तुरंत चला गया। यहाँ आपने जलाया, स्मेल वहाँ चला गया। या अगर कोई परफ्यूम मार ले और आपके रास्ते से गुजरे तो उसका स्मेल आपको मिलेगा कि नहीं? इसके पीछे रीज़न क्या है? मान लेते हैं अभी इंसेंस स्टिक को ले रहे हैं, तो इंसेंस स्टिक को हम जलाए हुए हैं, तो जलाने से जल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो एक पॉइंट क्या आता है यहाँ पे? इंक्रीजिंग द टेम्परेचर increasing the rate of kinetic energy। क्लियर? इसी डिफ्यूजन पे एक और क्वेश्चन है कि हम लोग घर में खाना बनाते हैं या कहीं पार्टी फंक्शन होते हैं, वहाँ खाना बनते हैं, तो उसका स्मेल पहुँचता है कि नहीं? इसके पीछे रीज़न क्या है? जो सब्सटेंस को हम खाना बना रहे हैं, जिस सब्सटेंस का प्रयोग कर रहे हैं, तो खाना बनाने में हम टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और उस टेम्परेचर की उपस्थिति में उस सब्सटेंस में जो गैसियस सब्सटेंस है वो इवेपोरेट, गैसियस सब्सटेंस वो बाहर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? तो टेम्परेचर को जो ही इंक्रीज किया, यानी टेम्परेचर दे रहे हैं, तो गैसियस सब्सटेंस के काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? काफ़ी हाई हो जाएगा। और काफ़ी हाई होने के कारण से वो गैसियस सब्सटेंस मूव करना शुरू कर देगा। तो जहाँ जहाँ वो गैसियस सब्सटेंस जाएंगे उसके स्मेल वहाँ वहाँ फैलेंगे। कोई दिक्कत समझने में? 3 एक्सप्रेशन, 2 एक्सप्रेशन किए हम, एक गैस का, दूसरा इंसेंस स्टिक का, तीसरा क्या है कि फूड का स्मेल। अब मान लेते हैं कोल्ड कंडीशन में रखा हुआ है फूड, तो उसका स्मेल लेने के लिए हमको उसके नज़दीक में जाना पड़ेगा। कारण क्या? ठंड अवस्था में है,
यानी डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, डिक्रीजिंग द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस कारण से उस ठंडे पदार्थ का स्मेल लेने के लिए हमको उसके काफ़ी क्लोज में जाना पड़ा। समझ रहे हैं ना? घर में आप मछली बना रहे हैं या जो भी चिकन मटन बन रहा है, उसका स्मेल आपके घर में तो फैलता ही फैलता है, आपके सराउंडिंग एरिया में भी तो उसका स्मेल फैल रहा है। आइडेंटिफाई हो गया कि तुम्हारे यहाँ चिकन बना है, तुम्हारा पड़ोसी बोल दिया कि भाई इसके यहाँ तो आज चिकन बना है। तुमसे पूछा तुम्हारे यहाँ चिकन बना है, तुमने बोल दी हाँ। कारण क्या था? वो स्मेल गया उनके घर में भी। खाना बन रहा है तो हीट का प्रयोग कर रहे हैं, और हीट का प्रयोग कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो रहा है? इसलिए स्मेल जो है सो फार अवे चारों तरफ फैल रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया? इंटरमिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेज इज नोन एज डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, सो दैट हॉट फूड का स्मेल हम दूर से भी पहचान सकते हैं। एंड टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज्ड। समझ में आ रहे हैं ना? टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीजिंग द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे फिजिकल स्टेट के आधार पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में स्टडी कीजिए। अगर कोई आपसे पूछ दे सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन नेचर होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन नेचर? यस, स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सट्रैक्शन के कारण से जो ये होती है उसको मिक्स नहीं होंगे। यस, क्योंकि उसके पार्टिकल क्या हो गया? अपने पोजीशन पे फिक्स है। जब उसके पार्टिकल अपने पोजीशन पे फिक्स है तो पार्टिकल में तो मूवमेंट नहीं है। एक पार्टिकल दूसरे सॉलिड के पार्टिकल में चले जाएंगे क्या? ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है। हमने दोनों मार्कर को क्या किया? इंटरमिक्स करने का प्रयास किया, डिफ्यूज करने का प्रयास किया। क्या दोनों मार्कर के पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स हो पाएंगे? क्योंकि इसके भी पार्टिकल, इसके भी पार्टिकल अपने पोजीशन पे फिक्स है। तो पॉइंट ए, ये डिफ्यूजन पॉइंट में ही डालिएगा। यहाँ पर हम पॉइंट बना देते हैं डिफ्यूजन पॉइंट के लिए, घर बॉक्स बना देते हैं। पॉइंट ए, सॉलिड टू सॉलिड नेग्लिजिबल डिफ्यूजन होंगे, न के बराबर होगा डिफ्यूजन। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन होगा या नहीं होगा? लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन होंगे। लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पर भी पैरामीटर है। अगर लिक्विड पोलर होंगे तो मिलने वाला लिक्विड भी, घुलने वाला लिक्विड भी पोलर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तभी वो आपस में इंटरमिक्स हो पाएंगे, तभी वो आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे। यानी पोलर लिक्विड टू पोलर लिक्विड डिफ्यूजन होंगे। क्लियर? बट पोलर लिक्विड टू नॉन पोलर लिक्विड डिफ्यूजन होंगे? नो डिफ्यूजन होंगे। PL का मतलब पोलर लिक्विड, NPL का मतलब नॉन पोलर लिक्विड। तो पोलर लिक्विड टू पोलर लिक्विड सेम नेचर का हो गया, सो दैट आपस में डिफ्यूजन होंगे। बट लिक्विड अगर पोलर है, दूसरा लिक्विड नॉन पोलर है, तो डिफ्यूजन होंगे क्या? जैसे वाटर एंड ऑयल डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, लेकिन नॉन पोलर लिक्विड होंगे
और दूसरा मिलने वाला लिक्विड भी नॉन पोलर लिक्विड होगा, तो नेचर सेम हो गया ना, डिफ्यूजन होगा कि नहीं होगा, डिफ्यूजन होगा। सी पॉइंट, गैस और गैस का डिफ्यूजन रेट हाई होगा कि नहीं होगा, आपस में मिलेंगे नहीं। एयर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। तो गैस टू गैस, गैस टू गैस डिफ्यूजन होंगे, और लिक्विड टू गैस नहीं होगा, होगा। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल किया गया हाई प्रेशर के ऊपर या नहीं किया गया, तो उसमें मिला या नहीं मिला, डिफ्यूजन होंगे, गैस का लिक्विड में डिफ्यूजन होगा। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस डिफ्यूजन होंगे कि नहीं होंगे, होगा। इसी प्रोसेस के आधार पे एट हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फिल्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल। बस समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये कंप्लीट आपका डिफ्यूजन का पैरामीटर हो गया। सबसे पहले एक बार और रिवाइज कर दूं, गैस लास्ट पॉइंट हम लोगों का चल रहा है, सॉलिड लिक्विड चल गया था, गैस लास्ट पॉइंट चल रहा है। गैस के पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, काफ़ी लो हो जाएगा, जिसके कारण से हाईली मूवेबल नेचर के गैस हो जाएंगे। और मूवेबल नेचर होने का क्या रीज़न हो गया इनका, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इनका क्या हो जाएगा, गैस का काफ़ी हाई हो जाएगा, मूव करने का टेंडेंसी है। सो दैट इनको क्या बोला गया, फ्लूइड के नाम से जाना गया। इनके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, काफ़ी लार्ज हो जाएगा, तो वैकेंट स्पेस भी काफ़ी लार्ज हो जाएंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, काफ़ी लो हो जाएगा, क्योंकि लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों पार्टिकल के बीच में अप्लाई हो रहा है। इनका शेप क्या फिक्स है, तो शेप इज नॉट फिक्स, डिपेंड्स ऑन कंटेनर। वॉल्यूम क्या फिक्स है इसका, वॉल्यूम भी नहीं फिक्स है, डिपेंड्स ऑन कंटेनर। डेंसिटी इनका क्या होता है, काफ़ी लो होते हैं, ये हाईली कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं। सो दैट इनका डिफ्यूजन नेचर काफ़ी हाई भी होता है। क्लियर। और ये डिफ्यूजन किसे कहा गया, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेज इज नोन एज डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का रेट किस में सबसे ज़्यादा हाई होगा, गैस टू गैस एंड लिक्विड टू लिक्विड। क्लियर। और सॉलिड और लिक्विड के बीच में डिफ्यूजन होता है कि नहीं होता है, कैसे नहीं होगा, चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी पानी में डिफ्यूज होता है कि नहीं होता है। तो लिक्विड टू सॉलिड डिफ्यूजन नेचर है या नहीं है, है। लिक्विड टू सॉलिड डिफ्यूजन होंगे। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए सबसे पहले इसको उतार लीजिए। अब हम लोग मिक्सचर का स्टडी करने जा रहे हैं। मिक्सचर किसे कहते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स होंगे, मिलेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। यानी मिक्सचर इज फाउंड बाय द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, टू और मोर सब्सटेंसेज मिक्स ईच अदर टू फॉर्म मिक्सचर। अब मिक्सचर की कहानी हम लोग देखने जा रहे हैं। मिक्सचर किसे कहा गया है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज टू फॉर्म मिक्सचर। क्लियर। प्रॉपर्टीज और नेचर के आधार पे मिक्सचर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड दूसरा कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
दो पिक्चर को बना रहे हैं, उस पिक्चर को देखिए और समझिए। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का बहुत सारा कैरेक्टर पता चल जाएगा आपको। जब हम वाटर में शुगर डालते हैं तो क्या बना, शुगर सॉल्यूशन बना। ये क्या शुगर पार्टिकल सॉल्यूशन में नज़र आएंगे क्या? कॉमन साल्ट को डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन या ब्राइन सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या ब्राइन सॉल्यूशन में नमक के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे क्या? नहीं देंगे। एक अदर मिक्सचर बना रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, एक जार में, कंटेनर में वाटर को डाल दिया और वाटर को डाल करके इसमें हम चौक खल्ली डाल देते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं। मिक्सचर ऑफ चौक एंड वाटर। तो चौक के पार्टिकल इसमें दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? लेकिन इसमें शुगर के पार्टिकल तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी 0.1। होमोजीनियस मिक्सचर वैसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें मिक्सिंग होने वाले कंपोनेंट जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, कम्प्लीटली इंटरमिक्स होकर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। यानी इसके कंपोनेंट्स जो होंगे मिक्स्ड each other to form uniform structure hold the solution। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? इसमें यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट अंदर में शुगर सॉल्यूशन भरे हुए हैं, सारे जगह शुगर की मात्रा सेम अनुपात में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, सेम अनुपात में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इसमें चारों तरफ। समझ में आ रही है ना? हम कहीं से भी ड्रॉप निकालें मिठास हमें सेम ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर का मिठास कम, नीचे का मिठास ज़्यादा, बीच का मिठास सबसे कम, ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि जो शुगर है वाटर में मिल करके कैसा स्ट्रक्चर बना लिया? यूनिफॉर्म, एक समान संरचना का स्ट्रक्चर बनाया। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? सेम स्ट्रक्चर बना लिया थ्रू आउट द सॉल्यूशन बॉडी। तो उस मिक्सचर को क्या कहेंगे हम? होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। सेकेंड पॉइंट, होमोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स नज़र में आते हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। पार्टिकल्स आर नॉट सीन बाय नेक्ड आइज इवन अंडर माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो ये पार्टिकल इसके नज़र में नहीं आएंगे। तीसरा पॉइंट, जो होमोजीनियस मिक्सचर होंगे वो एक्सिस्ट करेगा सिंगल फेज में। इसका मतलब क्या हो गया? एक्सिस्ट इन सिंगल फेज। सिंगल फेज का मतलब होता है ईच ड्रॉप्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज़। इसका हम ड्रॉप कहीं से भी निकाल ले, सारे ड्रॉप का प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगा? सेम। तब हम क्या कहेंगे? सिंगल फेज का मतलब क्या हो गया? ईच ड्रॉप्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। क्लियर? हम कहीं से भी ड्रॉप निकाल लेंगे इसका, उसका टेस्ट मिठास सेम आएगा। यानी कि वो किस फेज में एक्सिस्ट कर रहे हैं? सिंगल फेज में एक्सिस्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत समझने में? 4 पॉइंट,
जो होमोजीनियस मिक्सचर होंगे वो टिंडल इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, डज नॉट प्रोड्यूस टिंडल इफेक्ट। अब यहाँ ध्यान देना, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। क्या बोला गया है इसको? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, scattering of light known as Tyndall effect। क्लियर? सनलाइट यहाँ हमारे अर्थ पे क्यों आ रहा है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्यों हुआ? तो एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, लाइट उसके टकरा करके स्कैटर कर रहे हैं, वही रीज़न है कि हमारे यहाँ सनलाइट ईजिली पहुँच रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो का निर्माण होना क्या होता है? टिंडल इफेक्ट। रेनी सीजन में मॉइस्चर वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में रहते हैं, तो प्रत्येक एयर ड्रॉपलेट्स जो है वो किसका काम कर रहा है? कैसा वर्क कर रहा है? प्रिज्म के तरह का वर्क कर रहा है प्रत्येक एयर ड्रॉप। समझ में आ रहा है ना? तो सनलाइट उस वाटर ड्रॉप, प्रत्येक वाटर ड्रॉप जो है वो प्रिज्म का काम कर रहा है। सनलाइट जो ही इन किया, स्कैटर कर गया, रेनबो का 7 कलर में स्कैटर कर गया, वही रेनबो का निर्माण कर रहा है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम किस नाम से जानेंगे? टिंडल इफेक्ट। हालांकि टिंडल इफेक्ट हम लोग का टॉपिक अभी नहीं है, ये टॉपिक आएगा आपको। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। 5 पॉइंट, इसका एग्जाम्पल्स क्या हो जाता है? पहले इस यार एक चीज़ ध्यान दो, जो होमोजीनियस मिक्सचर होंगे उसके कंपोनेंट को हम फिल्टर पेपर से छान करके अलग नहीं कर सकते हैं, यानी कांट बी कंपोनेंट्स आर कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस, यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम इसको चीनी को छान करके अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन प्रोसेस से हम अलग कर लेंगे। क्लियर? और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? तो एग्जाम्पल्स में शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ETC। कोई दिक्कत है? आज हम लोगों का होमोजीनियस मिक्सचर तक का ही पढ़ाई होगा, टाइम पूरे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लासेज में होमोजीनियस मिक्सचर का स्टडी करेंगे और साथ ही साथ टिंडल इफेक्ट का भी स्टडी करेंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मिक्सचर क्या हो गया? जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में मिक्स होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर कितने तरह के होंगे? 2 तरह का, एक होमोजीनियस और एक। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होंगे उसमें कंपोनेंट इंटरमिक्स होकर के सेम स्ट्रक्चर थ्रू आउट द सॉल्यूशन बॉडी बनाएंगे, यानी यूनिफॉर्म नेचर के होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो होंगे उनके पार्टिकल नेक्ड आई से दिखाई नहीं देंगे, इवन अंडर माइक्रोस्कोप भी दिखाई नहीं देंगे। ये किस फेज में एक्सिस्ट करते हैं? सिंगल फेज में। सिंगल फेज का मतलब ईच ड्रॉप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर हैविंग सेम प्रॉपर्टीज, सो दैट सिंगल फेज में एक्सिस्ट करेंगे। ये टिंडल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं? तो नहीं प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तब ना होंगे जब इसमें पार्टिकल होंगे, तो पार्टिकल तो नज़र में आ ही नहीं रहे हैं, तो स्कैटरिंग तो नहीं होंगे। लेकिन इसमें तो पार्टिकल नज़र में आ रहा है, पार्टिकल पास करेगा इससे तो टकरा करके स्कैटर कर जाएगा। तो टिंडल इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करेगा? ये करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। क्लियर? कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के माध्यम से।
और इसके एग्जाम्पल जितने भी सॉल्यूशन होंगे, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? होमोजीनियस मिक्सचर का हो जाएगा। इसको राइट कर ले। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर और साथ ही साथ टिंडल इफेक्ट का स्टडी करेंगे।